ध्यान दे सारे बच्चे, क्लास 10th 2011 में जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था मैथ का, मैं उस क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं। पहले तो 20 ऑब्जेक्टिव उस समय होते थे। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है tan A बराबर है, ध्यान दीजिए, tan A बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, cot 90 डिग्री माइनस ए। तो पहला प्रश्न का यह आंसर हो गया tan A बराबर cot 90 डिग्री माइनस ए। जिस ऑप्शन में होगा 90 डिग्री cot 90 माइनस ए, वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? उस बिंदु का क्या कहलाती है? याद रखिएगा, किसी बिंदु की अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। ठीक है ना? यही अगर प्रश्न रहता कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वो हो जाता x निर्देशांक। समझ में आ गया सवाल? तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पूछा था 2015 में कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? तो सब व्यक्ति को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, प्रश्न है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो संचयी बारंबारता वक्र को ना हम लोग त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो सब कोई जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? दो संख्या के का HCF निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया HCF 5 नंबर प्रश्न का, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मैं क्या निकालता हूं? HCF अर्थात 900। 6 नंबर प्रश्न में मेरा पहला बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1, y1 और दूसरा Q है जिसका निर्देशांक x2, y2 और इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बस आपको सूत्र याद होगा, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, या तो ये आप लिख सकते हैं या उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 6 प्रश्न जो साल पूछा था ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूं, ध्यान दीजिए सब कोई। 2011 प्रथम पाली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7। 6 प्रश्न मैं यहां समझा चुका हूं। 7 नंबर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बिहार बोर्ड, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। प्रश्न क्या कर रहा है? दो त्रिभुज मेरे पास है, दो त्रिभुज में संगत कोण
बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज मेरे पास है और उसके संगत कोण बराबर हो, बात समझे ना, और संगत भुजा का अनुपात समान हो, वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात 7 नंबर का आंसर हो गया समरूप त्रिभुज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, याद रखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग जो है ना शेष दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। तो इसको हम क्या, इस प्रमेय को किसने सिद्ध किया? देखिए, सबसे पहले इस प्रमेय को हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को किसने सिद्ध किए थे? तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको पाइथागोरस जी ने सिद्ध किया था। पाइथागोरस, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया पाइथागोरस। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 का रहा है 3.5 cm त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। एक बार मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूं। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बात समझना आप लोग, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न में 9 नंबर में दिया क्या है? सवाल में दिया है अर्धगोला का त्रिज्या, जिसको r से डिनोट किया जाता है, बराबर 3.5 cm, और हमें निकालना क्या है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, किसका? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई का मान आप 22 पहले ये भी आप देख लीजिएगा कि इसका जो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में पाई ही है या पाई का वैल्यू दे दिया है। अगर पाई ही ऑप्शन में होगा तो हमें वैल्यू नहीं देना है। मैं इसको वैल्यू डाल के निकालता हूं, r स्क्वायर, तो 3.5 गुने 3.5। अब चलिए, दशमलव अगर हटाते हैं तो बट्टा 10, 7 पच्चे 35, 5 दूना 10, और ये 2 और 2 कट गया, ठीक है ना। अब यहां चलिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 11 22, बचा क्या? नीचे वाला तो सारा कैंसिल, 11 सत्ते 77 cm स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर 9 का आंसर, याद रखिएगा। अब मैं चल रहा हूं सवाल नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, मेरे पास ए नंबर ऑप्शन में है √3, बी नंबर ऑप्शन में है 2√2 बट्टा √2, और सी नंबर ऑप्शन में है 4 + √5। मैं मिस किया, सवाल में है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या दिया है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसके बाद डी नंबर मेरा ऑप्शन है
√6। तो देखिए बाबू, ये √3, इस 3 का तो मैं खंड नहीं ना कर सकता हूं, ये अपरिमेय हो गया, तो देन ये मेरा आंसर नहीं हुआ। ये 4 + √5, √5 का खंड नहीं होगा, ये भी अपरिमेय हो गया। और √6 ये भी अपरिमेय हो गया। अब आइए बी नंबर ऑप्शन पर अगर मैं चर्चा करता हूं, बी दिया है √2/√2, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा भाग में, एक रंग है तो बचा क्या, 2 को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, जहां q बराबर नोट 0, इसलिए 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो इस हिसाब से मेरा सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अब मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, ध्यान दीजिए सवाल को समझिए पहले। प्रश्न कर रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक है 12 में, a तथा b, ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, इस धनात्मक पूर्णांक में ए बी का मौसो, सवाल कर रहा है ए बी का मौसो HCF, और गुने उसी ए बी का LCM बराबर क्या होगा। तो याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहां सवाल में क्या कर रहा है, संख्या मेरा दोनों संख्या कौन हो गया, A और B, तो दोनों संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। प्रश्न में HCF और LCM का गुणनफल दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों संख्या के गुणनफल के, मतलब ये A गुने B या AB हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। AB याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, बात याद रखिएगा, घात 1 वाला बहुपद, इसको मैं क्या कहूंगा, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे या तो दुगुना, या तो आप इसे रैखिक बहुपद कहो। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, या तो इसे मैं रैखिक बहुपद बोलूंगा, यानी तो मैं ये भी कह सकता हूं एक घाती बहुपद। इसी प्रकार देखिए अगर प्रश्न रहा घात 2 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, ये मेरा करेक्ट आंसर। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न, 15 में दिया क्या है, sin a का वैल्यू दिया है, आ जाइए जगह यहां कम है, ध्यान दीजिए दिया क्या है 15 नंबर प्रश्न में, sin a = 3/4 और हमें वैल्यू किसका निकालना है, cos a का। तो याद कीजिए वो फॉर्मूला होता है, इसको मैं एक तो त्रिभुज बना के आप बनाओगे, और एक सूत्र होता है cos a = √1 - sin² a, ठीक है ना। तो 1/1 इस 1 के बदले, साइन का मान है 3/4, चूंकि इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, √1/1 - 3 × 9/16। अब चलिए 16 लघुत्तम हो गया, 16 - 9 देन √7/16, मतलब √7/4, ये मेरा हो गया आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 16, ये तो 15 था, 16 प्रश्न कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट है याद रखिएगा, जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसे मैं विरोधी समीकरण कहता हूं। क्या कहता हूं, विरोधी समीकरण। अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है
tan 45 का मान। अब देखिए हमें ना tan 45 का मान निकालना है। एक्चुअली tan 45 का मान कितना होता है 1 डिग्री, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए, सॉरी आप ये सोचिए अगर आपको ये मान भूल गए हो तब आप कैसे निकालोगे। आइए मैं tan 45 का मान निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज ले लूंगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझ रहे हैं ना, समद्विबाहु समकोण का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिए ये मेरा एक कोण हो गया 90 डिग्री का, ये बी हो गया, ये सी हो गया। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु समकोण। हम लिखेंगे एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब चलिए, समद्विबाहु का मतलब इसका दो भुजा बराबर, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण जब बड़ी होती है तो पहले साइड हो गया, अब ये दोनों बराबर होगा, बात समझे ना, ये और ये बराबर हो गया। अब मैं अगर इसको x मानूं तो ये भी x हो जाएगा ना। और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से ध्यान दीजिए, अगर मैं इस कोण को a डिग्री मानूं तो ये कोण भी a डिग्री हो जाएगा। तो a प्लस 90 बराबर 180, ठीक ना। तो 2a बराबर 90, a बराबर 45 डिग्री। कहने का मतलब ये एंगल मेरा कितना डिग्री हो गया, ये एंगल मेरा हो गया 45 डिग्री। बात समझ रहे हैं, ये 45 डिग्री हो गया। अब चलिए tan थीटा बराबर क्या सूत्र होगा, ए बी बट्टा बी सी, होगा कि नहीं। और tan 45, थीटा के बदले में 45 डिग्री डाला हूं, x बट्टा x, ये कट गया 1 डिग्री, सॉरी 1, इसका वैल्यू tan 45 का मान अगर याद नहीं रहे तो ऐसे निकालेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहता है समझे, ज्यामितीय विधि द्वारा। इसको मैं कहूंगा ज्यामितीय विधि द्वारा। अगर बिहार बोर्ड 2 नंबरा में प्रश्न पूछ देती है कि ज्यामितीय विधि से tan 45 का मान निकाले तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 18, क्वेश्चन संख्या 18। 18 नंबर सवाल, ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव होगा, चूंकि उस समय 20 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते थे। अब मैं 18 नंबर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ध्यान दीजिए सब कोई। ये ऑब्जेक्टिव कह रहा है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला से नहीं से बनाना चाहते हैं ना तो कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बट्टा लंब, देन स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर बट्टा लंब स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 1। अब चलिए लंब स्क्वायर लघुत्तम हो गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर भिन्न के जोड़ में। और पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बट्टा लंब स्क्वायर। अब सोचिए त्रिकोणमिति में ये किसका फॉर्मूला है, आधार बट्टा लंब होता है कॉट, देन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कह रहा है tan 26 डिग्री और बट्टा कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा। tan 26, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए सूत्र एक होता है, याद रखिएगा, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, ठीक है ना। तो इस tan 26 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 64 बट्टा कॉट 64। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बट्टा कॉट थीटा, देन कट गया, एक मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब 20 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लास्ट कह रहा है, एक सूत्र दिया है, सूत्र है m1 x2 प्लस
m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये सूत्र क्या कहलाता है? याद कीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? विभाजन सूत्र। इसको क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। तो इसका आंसर हो गया विभाजन सूत्र। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 21।